नमस्कार। जीवन शैली कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, जीवन शैली कार्यक्रम में हमारी ये उम्मीद रहती है कि हम आपको ज़िंदगी जीने का एक बेहतर तरीका सिखा सकें। वैसे तो इंसान बहुत समझदार है, वो जानता है उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, लेकिन जब बात उसके स्वास्थ्य की होती है तो इंसान बहुत ही लापरवाह बन जाता है। ऐसे में ये हमारी भी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपको एक निरोगी काया और स्वस्थ शरीर का उपहार दे सके। तो इसीलिए अक्सर हम अपने कार्यक्रम में ऐसे विषय लेके आते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कर सके। आज का जो हमारा विषय है वो ऐसा ही है और बहुत ही खास है। आज हम अपने शरीर के एक बेहद ही विशेष अंग के विषय में बात करेंगे। वैसे तो हमारे शरीर के सभी अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे अंग के विषय में बात करेंगे जिसकी वजह से आप हमें और हम आपको देख पा रहे हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे, आज हम नेत्र के संबंध में बात करेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो यही है, आधुनिक जीवन शैली और नेत्र स्वास्थ्य। और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे विशेषज्ञ यहाँ पर मौजूद है। कार्यक्रम की शुरुआत करूँ उससे पहले उनका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर राजेश तिवारी जी मौजूद है, जो वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते तो मोहिता जी, नमस्ते दर्शकों। नेत्र के धन्यवाद। संबंध में यहाँ पर बात करेंगे, किस तरह की बीमारियां यहाँ पर हमारी आंखों में हो जाती है, कैसे हम अपनी आंखों की देखभाल कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे अक्सर हम देखते हैं जो आंखें, जैसे मैंने कहा भी कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर में, सबसे महत्वपूर्ण भी है, लेकिन जब नेत्र की देखभाल की बात यहाँ पर सामने आती है तो हम अपनी आंखों को भूल जाते हैं, हम उसकी देखभाल करते ही नहीं है, जबकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे पहला प्रश्न जो मेरा यही है कि नेत्र, जब स्वास्थ्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले किस तरह हम इसकी देखभाल करें। तो इस संबंध में सबसे पहले ये जानें कि हमारे नेत्र हमारी सर्वाधिक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं जी। और देखभाल करने से भी पहले ये जानें कि ये, क्योंकि हमें इसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ता इसलिए हम इसका महत्व नहीं समझते हैं, किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका देखभाल करने के लिए कुछ बिंदुओं पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे नेत्रों की सफाई। यदि नेत्रों की सफाई करेंगे, आँखों को धूल में जाएं तो वहाँ पर चश्मा लगाएं जिससे कि आँखों के अंदर धूल गर्द ना जाएं, और जो भी इन्फेक्शन वाली चीज़ें हैं वो आँख के अंदर प्रवेश ना कर सकें, कीड़े मकोड़े आँख में प्रवेश ना कर सकें, तो उसके लिए चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। और घर आकर, यदि हम ऐसे स्थान पर गए भी हैं तो घर आकर हमें अपनी आँखों को स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए, एक चीज़। दूसरी चीज़, नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए सभी लोग जानते हैं कि गाजर में मिलता है और हरी साग सब्जियों में मिलता है, तो इनका प्रचुर मात्रा में सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लेकिन जैसे हम आधुनिक जीवन शैली की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो जैसे आपने कहा हमें गाजर का यहाँ पर यूज़ करना चाहिए, हरी सब्जियाँ हमें खानी चाहिए, लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें या फिर बच्चों की बात करें, वो तो ये सब कुछ खाना पसंद ही नहीं करते। तो ऐसे में कितना मुश्किल हो जा रहा है, कितना मुश्किल आपको लग रहा है कि जो बच्चों की जो नेत्र स्वास्थ्य है वो सुरक्षित रह पाएगा। इसमें मेरी मान्यता है कि जागृति का अभाव है समाज में, बिल्कुल, जिसके कारण से वो उस प्रकार का भोजन नहीं खा रहे हैं जो उन्हें खाना चाहिए। जैसे हरी साग सब्जियों की बात की गई, तो बच्चे मेरे पास आते हैं, जब उनके अभिभावक उनको लेकर आते हैं तो मैं उनको इस बात का ज्ञान कराता हूँ कि ये कितना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद मुझे उन अभिभावकों से ये जानने को मिलता है कि बच्चों ने आपकी बात मानी, तो बच्चे अपने डॉक्टर, अपने चिकित्सक और अपने टीचर्स, इन दोनों की बात मानते हैं जी। तो विशेष रूप से विद्यालयों में स्वास्थ्य शिक्षा आवश्यक हो जानी चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा भी एक विषय होना चाहिए जिस पर पास और फेल भले ही निर्भर ना करता हो आपके ज्ञान पर आपको एक तरफा बच्चों को स्वास्थ्य के संबंध में बताया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये आपने हमारे मंच से बहुत ही बेहतर बात यहाँ पर कही, सुझाव मैं इसको कहूँगी, इसको हर किसी को अमल भी करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि स्वास्थ्य शिक्षा बहुत आवश्यक आज की तारीख में हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, स्कूल से ही ज़्यादा सीखते हैं। पेरेंट्स की बातें एक बार को ना भी माने, लेकिन जब शिक्षक कहते हैं या फिर दोस्त कहते हैं तो उस बात को मानते हैं। तो अगर स्कूल में ये चीज़ पढ़ाई जाएगी तो बिल्कुल वो अपने स्वास्थ्य के प्रति यहाँ पे जागरूक भी होंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे हमारा मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करते हैं, आज का हर कोई टेंशन में रहता है, परेशान रहता है, तो क्या जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है वो ज़्यादा इफेक्ट करता है या जो हमारा शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो हमारी आंखों को ज़्यादा इफेक्ट करता है? दोनों की तुलना तो मैं नहीं करना चाहूँगा,
किंतु मैं ये कहूँगा कि शारीरिक जो रोग हैं उनका भी नेत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, और जो मानसिक रोग हैं उनका भी। जैसे मानसिक तनाव तो आज के समय में जैसे कहना चाहिए कि सभी में है। कुछ लोगों को मानसिक तनाव का अपना ज्ञान हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं हो पाता। किंतु मानसिक तनाव के कारण से नेत्र पटल जो हमारे हैं, रेटिना, उसमें एक रोग हो जाता है जिसको कहते हैं सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी। और ये दुर्भाग्यवश युवाओं का रोग है, युवाओं में होता है, एक आंख में होता है, और जिसमें मानसिक तनाव की एक प्रकृति है जिस व्यक्ति की, उसमें ये रह रहकर बार बार होता है, और इससे नेत्रों में ऐसा विकार आता है कि रोशनी कम हो जाती है। तो इसका उपचार भी यही है कि हमारी जो जीवन पद्धति हो वो तनाव मुक्त जीवन वाली हो। जी बिल्कुल। और इसी प्रकार से जो शारीरिक रोगों की आपने बात कही, शरीर में देखिए आजकल अगर रोगों की बात करें तो डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक इस प्रकार का रोग है कि भारतवर्ष जो है मधुमेह की विश्व में राजधानी बन चुका है, और कम से कम 20 से 25% लोगों में जो हमारा दृष्टिपटल है, रेटिना है, वो इससे प्रभावित होता है। और प्रारंभिक अवस्था में यदि पकड़ा जाए तो लेज़र चिकित्सा के द्वारा अंधता को रोका जा सकता है। किंतु मरीज जब बाद में देरी से आते हैं तो उनके विलंब से आने के कारण से रोग इस अवस्था में पहुंच जाता है कि वो उसका उपचार नहीं फिर उस स्थिति में कर सकते। बहुत कुछ करने के लिए हमारे पास बचता नहीं है। इसलिए जागृति जो है वो ही समाधान है। जैसे विषय से अलग है थोड़ा, लेकिन एड्स जो है, HIV एड्स आज बहुत कम रह गया है क्योंकि उसके लिए सरकार ने जागरण का अभियान चलाया। इसी प्रकार से शारीरिक रोगों के, मानसिक रोगों के, बल्कि कुल मिलाकर कहूँगा स्वास्थ्य जागरण जो है अभियान सरकार की ओर से चलाया जाना चाहिए। ये जो अस्पताल हैं ये चिकित्सा करते हैं, किंतु स्वास्थ्य की तो हम वहाँ बात भी नहीं करते हैं, वो संभव ही नहीं है। इसलिए सरकार को चाहिए कि अपनी नीतियां जो बनाए उसमें स्वास्थ्य नीति अलग रखे और रोग उपचार की नीति अलग रखे। बिल्कुल, ये सही बात है कि जब हमको कोई डिजीज़ हो जाती है, हमको जब कोई बीमारी हो जाती है, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसका उपचार करने के लिए, लेकिन वहाँ बात यही आती है क्यों ना ऐसा करा जाए कि हम उस बीमारी को पनपने ही ना दें। तो ये बहुत अच्छा सुझाव आपने यहाँ पर दिया है कि हमें अवेयरनेस यहाँ पर देनी चाहिए, ताकि जो हमारी आँखें हैं, या फिर जैसे आपने मधुमेह की यहाँ पर बात करी है कि मधुमेह की वजह से आइज़ बहुत इफेक्ट होती है, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि अगर हमें मधुमेह की बीमारी यहाँ पर हो गई है तो हमारे आइज़ इफेक्ट हो सकती है। सर, जैसे डायबिटीज़ की आपने यहाँ पे बात की, अगर हम बात करें जैसे आजकल बीपी की प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को रहती है, अगर किसी को बीपी की परेशानी है तो क्या उनको भी आइज़ में इफेक्ट कर सकती है ये? बिल्कुल। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, ये भी आज लगभग हर दूसरे व्यक्ति को है जी। और उसमें आयु वाली बात भी नहीं रह गई, युवाओं में भी खूब है, प्रौढ़ में भी है, वृद्धों में भी है। उच्च रक्तचाप के कारण से हमारी रक्त वाहिनियां प्रभावित होती हैं, चाहे वो आँख की हो चाहे हमारी गुर्दे की हो। तो आँख में जो रक्त वाहिनियां प्रभावित होती है उसके कारण से उनसे रक्त का स्राव होने लगता है, यानी कि उनसे हेमरेज हो जाता है, और उस हेमरेज हो जाने के कारण से हमारे नेत्र की जो रोशनी है वो बहुत कम हो जाती है। इसलिए समय रहते यदि हम उपचार करें, हम उच्च रक्तचाप की चिकित्सा करें तो आँख में ये विकार आएगा ही नहीं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एज एन एंकर जब हमें कोई विषय यहाँ पर दिया जाता है तो हम उसको डिस्कस करते हैं आम लोगों के साथ, ताकि हम उनके मन की बातें जान सकें। तो एक मेरे पास एक यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर आया था कि एक बच्चा है 14 साल का, उसे काला मोतियाबिंद कह दिया गया है कि उसे हो गया और ऑपरेशन करना है, तो क्या ऑपरेशन ही इसका सुझाव है और ये किस वजह से होता है? क्योंकि पेरेंट्स डर जाते हैं एकदम से। काला मोतिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है जो पैदा हुए बच्चे में भी हो सकता है, 5-7 वर्ष के बच्चे में भी, 14 वर्ष के बच्चे में भी। तो इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है ये जानने के लिए थोड़ी सी आँख की रचना हमें जाननी चाहिए। आँख में हमें जो रचना अगर जाननी है तो हम देखें कि सबसे बाहर कॉर्निया है और कॉर्निया के पीछे एक ब्राउन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम आइरिस बोलते हैं, और आइरिस के साथ सिलियरी बॉडीज़ होती हैं जो आँख के अंदर पानी बनाने का काम करती हैं। और उसमें केवल पानी ही नहीं होता, उसमें प्रचुर मात्रा में लवण इत्यादि पोषण के लिए, नेत्रों के जो अंतरंग हैं उनके पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थ होते हैं।
और फिर उस पानी का बाहर निकल जाना भी आवश्यक है, यानी ड्रेनेज चैनल्स के थ्रू वो बाहर निकल आता है। तो अगर वो ड्रेनेज चैनल्स ठीक प्रकार से नहीं बने हैं तो उस द्रव का या फ्लूइड का ड्रेनेज प्रॉपरली नहीं होगा और आँख के अंदर ही एक तरह से प्रेशर बनने लगेगा। वो दबाव बन जाने के कारण, दबाव जो जितना सामान्य होना चाहिए उससे अधिक हो जाने के कारण से आँख की जो नस है, जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है और उसका नाम काला मोतिया है। तो बच्चों में अगर ये है तो बच्चों में तो इसका उपचार केवल मात्र ऑपरेशन ही है जी। बड़ों में दो प्रकार का काला मोतियाबिंद होता है, एक का उपचार ऑपरेशन है, दूसरे का उपचार दवाइयों के माध्यम से होता है। तो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार की चिकित्सा है, किंतु चिकित्सक के पास जाकर ही इसका सही समाधान पाया जा सकता जी बिल्कुल, आपको चिकित्सक के पास जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि हम जब हमारी आंखों में हल्की फुल्की इरिटेशन सी होती है या फिर हमारी आंखें लाल हो जाती है, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर जाते हैं, वहाँ से मेडिसिन ले लेते हैं कि हमें आई ड्रॉप दे दीजिए। क्या वो आई ड्रॉप लेना सेफ है? इसको मैं कहूँगा स्वयं चिकित्सा या सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन जो है वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बिकॉज देखिए, आप अगर केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं, केमिस्ट कोई शिक्षित या प्रशिक्षित चिकित्सक नहीं है, चिकित्सा संबंधी उसकी जानकारी नहीं है, उसका उद्देश्य अपनी दवाई बेचने का है। या आप ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर रह रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में भी वो जो अर्ध शिक्षित या अल्प शिक्षित जो चिकित्सक बनकर बैठे हुए हैं, वो स्टेरॉयड नाम की दवाइयाँ अधिकांश रोगियों को देते हैं। और ये स्टेरॉयड एक इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ है औषधि के रूप में, जो जहाँ आवश्यक है वहाँ तो बहुत अच्छा काम करता है, किंतु अनावश्यक उपयोग अगर हम स्टेरॉयड का कर रहे हैं तो उससे मोतियाबिंद भी बन जाता है, उससे काला मोतिया भी बन जाता है, और आँख में फंगस फफूंदी लगने वाला जो इन्फेक्शन कहलाता है, संक्रमण, वो भी हो जाता है। अनेकों प्रकार के रोग हो जाने संभव हैं। इसलिए मैं ये कहूँगा कि स्वयं चिकित्सा या सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जगह जगह चिकित्सक है, नेत्र विशेषज्ञों की आज देश में कमी नहीं है, इसलिए किसी कुशल शिक्षित नेत्र चिकित्सक के पास जाकर ही अपना जो है चिकित्सा जो है उसका समाधान किया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो ये बात हुई कि जैसे जो लोग होते हैं मेडिकल स्टोर में जाके मेडिसिन ले लेते हैं, आपने अपने औषधि की जैसे यहाँ पे बात की, इसी में एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे विभिन्न औषधियाँ लोग लेते हैं, तो क्या उसका भी प्रभाव जो है हमारे नेत्रों पर पड़ता है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया आपने। काला मोतिया के संदर्भ में मैं इस बात को कहूँगा कि जो ऑइंटमेंट होती हैं स्किन पर जो लगाने की, जो चमड़ी के रोगों में विभिन्न प्रकार की ऑइंटमेंट होती है, उनमें भी स्टेरॉयड होता है, आई ड्रॉप में भी है, और खाने वाली जो गोलियां होती हैं वो भी विभिन्न प्रकार के रोगों में प्रयोग की जाती हैं, क्योंकि वहाँ आवश्यक है। लेकिन उसके साथ साथ अगर कोई भी स्टेरॉयड कोई डॉक्टर दे रहा है तो उसका भी दायित्व बन जाता है कि वो रोगी को सचेत करे कि आप अपना नेत्र परीक्षण अवश्य कराते रहें समय समय पर। इसके अतिरिक्त जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, ट्यूबरक्लोसिस में भी जो दवाइयाँ चलती हैं उसमें भी नेत्र प्रभावित हो जाते हैं, आँख की जो नस है जिसको ऑप्टिक नर्व मैंने बताया वो प्रभावित हो जाती है। उसके अतिरिक्त जोड़ों के दर्द में भी जो दवाइयाँ दी जाती हैं उसमें भी नेत्र प्रभावित हो जाते हैं। तो ये जो चिकित्सक इन औषधियों के माध्यम से रोगी की चिकित्सा कर रहा है, ज़्यादा बड़ा दायित्व उस चिकित्सक पर है जी कि अपने रोगी का नेत्र परीक्षण समय समय पर कराता रहे। डॉक्टर साहब, ये तो आपने सही कहा कि जो रोगी है उसका नेत्र परीक्षण जो है वो समय समय पर होता रहे, लेकिन वर्तमान समय ये भी बहुत आवश्यक हो गया है कि हम अपना हेल्थ चेकअप कराते रहें। जैसे आपने नेत्रों की यहाँ पर बात की है, हमें नहीं पता होता, थोड़ी बहुत ईचिंग हो रही है या फिर हमारा थोड़ा सा अगर पानी निकल रहा है तो हम कहते हैं अरे ऐसी हम बहुत देर तक हम बैठ गए होंगे या टीवी देख रहे होंगे या आँखें हमारी खुली रह गई होंगी। तो क्या आपको इस दिशा में ये लगता है कि हमें लोगों को ये अवेयर करना चाहिए कि समय समय पर अपनी आँखों का यहाँ पर परीक्षण करवाएं? जी देखिए, इस संबंध में हम सबको जानना चाहिए कि यदि हम सेना में जाते हैं तो सेना में समय समय पर 3 से 6 महीने की अवधि के बाद हर व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाता है अपने सैनिकों का। तो जैसे सैनिकों का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, ऐसे ही देश के बाकी नागरिकों का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। तो केवल नेत्रों का ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि शरीर के हर अंग का परीक्षण
इस दृष्टि से कराया जाना चाहिए कि हम स्वस्थ हैं या नहीं हैं, और ये भी जानना चाहिए कि स्वास्थ्य जब एक सीमा के भीतर है तब आपको रोग के विषय में कुछ भी नहीं पता लगेगा। हो सकता है कि रोग के कोई लक्षण नहीं है, आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो बिना लक्षणों के भी चिकित्सक के द्वारा रोग का निदान हो सकता है। इसलिए समय समय पर जब आप स्वस्थ हैं तब भी आपके हित में यही है कि अपना नियमित परीक्षण करवाएं। जी बिल्कुल, अपना नियमित परीक्षण करवाते रहें, ये हमारे डॉक्टर साहब का भी यहाँ पे कहना है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न ये भी उठता है कि जैसे हम किस वातावरण में रह रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र की या ग्रामीण क्षेत्रों की, तो गांव की अगर हम बात करें आबो हवा बहुत शुद्ध होती है, लेकिन वहीं अगर हम शहरों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत पोल्यूशन इस वक्त देखा जा रहा है, तो वायु प्रदूषण भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं या फिर जो शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, कंपेरिजन अगर किया जाए तो आंखों की परेशानियाँ ज़्यादा किसको आपको लगता होती होंगी? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में अलग प्रकार की समस्या है या प्रदूषण का कारण अलग प्रकार का है। जैसे पराली जलाने की घटना जो है पंजाब में अभी हुई या और जगहों में भी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आप जाएं, अगर देहरादून से हम लोग रुड़की, मुजफ्फरनगर, मेरठ इस क्षेत्र में जाएं तो रास्ते में देखिए पराली जो लोग जलाते हैं उसके कारण से धुंध छाया रहता है। और उस धुंध, इसी तरह से शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों में कारण अलग हो जाते हैं कि ठीक है व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, हर घर में 4 व्हीलर है, हर घर में 2 व्हीलर है, और बाहर पेट्रोल का धुआं है, डीजल का धुआं है, अनेक प्रकार से ये प्रदूषण कर रहे हैं। तो दोनों जगह अपने अपने कारण हैं, किंतु प्रदूषण दोनों स्थानों पर है। और इस प्रदूषण के कारण से नेत्र में जलन होना, पानी आना, लाल होना, और बाद में लगातार यदि जो व्यक्ति प्रदूषण के संपर्क में आ रहा है, विशेष रूप से जैसे मजदूर लोग हैं या फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं लोग, वो लोग लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, या लोहा गलाने वाले हैं या कांच बनाने वाले हैं। इन सभी औद्योगिक क्षेत्रों में मोतियाबिंद देखने को अधिक मिलता है जी, ये प्रदूषण के कारण से। डॉक्टर साहब, जैसे अब हम देखें, आपका फैशन का दौर है, हर कोई फैशन में रहना चाहता है, स्मार्ट दिखना चाहता है। कुछ लोग हैं जो फैशन के लिए स्पेक्स लगाते हैं, कुछ लोग हैं जो फैशन है इसलिए कि नहीं हम स्पेक्स नहीं लगे, हम अच्छे नहीं लगते हैं। ऐसे में जो लोग फैशन के लिए जो चश्मे लगाते हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्या ये सही है? देखिए, चश्मा एक बहुत बड़ी आज की आवश्यकता है जी, इसको कोई फैशन वाली बात ना समझे। चश्मा आज के समय में जिसको कोई नंबर नहीं है जी, उसके लिए भी आवश्यक है, क्योंकि वो एक बैरियर का काम कर रहा है, प्रोटेक्शन है ना, आपको एक सुरक्षा दे रहा है। तो आपकी आंख में विभिन्न प्रकार के जो कण हैं वो नहीं जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कीटाणु नहीं जा रहे हैं, और उसमें अच्छी क्वालिटी के, अच्छी गुणवत्ता के यदि चश्मे पहनेंगे आप तो आंख में थकान नहीं होगी, उससे आंख में आराम मिलेगा। जैसे पोलरॉइड ग्लासेस हैं जी, तो पोलरॉइड ग्लासेस अगर आप पहन के देखें और एक आम चश्मा पहन कर देखें, आपको दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखाई देगा। तो ये चश्मे की बात, एक और बात कहीं भूल ना जाऊं कि काजल पहले तो लगाया जाता था कि औषधि रूप में ये हमारे को सुरक्षा प्रदान करेगा विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से जी, लेकिन आज निश्चित रूप से अधिकांश महिलाएं और लड़कियां भी ये फैशन के लिए ही लगाती हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई कहाँ पर है कि काजल लगाने का स्थान क्या होना चाहिए। हमारे नेत्रों में, मैं दिखा देता हूँ, ये पलकें हैं जी, पलकों के ऊपर की तरफ काजल लगना चाहिए और नीचे की तरफ, नीचे वाली पलक में नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि अगर आपने थोड़ा अंदर की तरफ काजल लगाया है तो काजल से हमारी कुछ ग्रंथियां बंद हो जाती हैं, उनको कहते हैं मेबोबियन ग्लैंड्स, और उन ग्लैंड से जो सिक्रीशन निकलता है वो हमारे आँख में रूखापन रोग जो है, जिसको ड्राई आई कहते हैं, उसको होने से रोकता है। और क्योंकि लोग काजल आँख में बिल्कुल किनारे पर और अंदर लगा रहे हैं, उसके कारण से गर्ल्स में या लेडीज़ में ड्राई आई की इंसिडेंस बढ़ रही है। जी।
डॉक्टर साहब, इसमें एक प्रश्न मैं आपके साथ जोड़ना चाहूँगी यहाँ पर, क्योंकि महिला हूँ मैं, तो आपने जब इस तरह की बात यहाँ पर की तो एक प्रश्न यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपने यहाँ पे काजल की बात की, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, जितना मेरा यहाँ पर अनुभव है, कि काजल अब कोई लगाता ही नहीं है। अब जो फैशन है वो आई लाइनर और मस्कारा का है, उसमें सब कुछ केमिकल ही है। तो क्या वो भी हमारी आँखों को प्रभावित कर रहा होगा? जी, देखिए काजल की भी स्टडी हुई थी जी इसी तरह से। ये केमिकल हैं, अगर इनकी भी स्टडी की जाए तो आपको इनके गहन अध्ययन से पता लगेगा इनमें किसी किसी में लेड भी हो सकता है, लेड नाम का केमिकल। और लेड जो है वो अगर स्किन से भी एब्जॉर्ब हो रहा है तो आपके तंत्रिका तंत्र को, यानी कि आपके मस्तिष्क को और हमारी जो और नसें हैं, इन सबको प्रभावित करता है। और न जाने कौन से रोग जो है इस मस्कारा के कारण ही हो रहे हों, क्योंकि विशेष रूप से जिनको हर समय जो है स्क्रीन के सामने रहना है पब्लिक में, जैसे हमारे आर्टिस्ट हैं, इन लोगों को, तो इनमें विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि केमिकल रहित, रसायन रहित कोई अगर पदार्थ लगाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। जैसे काजल की मैं बात बता देता हूँ। काजल जो लोग घर में बनाना जानते हैं, तो घर में जो काजल बनाया जाएगा उसमें कोई केमिकल नहीं, केवल कार्बन होगा। और उसमें जिंक डाला जाता है, उसमें और भी पदार्थ डाले जाते हैं जिससे वो मेडिकेटेड हो जाता है और लाभ का सौदा है। लेकिन काजल हो या कोई और भी हो, तो ये आंख के अंदर तो नहीं जाने चाहिए, कम से कम आंख के अंदर नहीं जाने चाहिए। और जो केमिकल्स है इसका सेवन कम से कम होना चाहिए। कोई प्राकृतिक पदार्थ ऐसे देखने चाहिए। आजकल तो ऑर्गेनिक का ज़माना है और प्राकृतिक चीज़ों को लेकर काफ़ी जागरण भी समाज में हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा अवश्य उपलब्ध होगा कि आप इन केमिकल से, रासायनिक पदार्थों से, इसके होने वाले दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा सकें। जी डॉक्टर साहब, एक चीज़ में और भी है, जैसे मैंने आईलाइनर मस्कारा की यहाँ पर बात करी, यहाँ पर हम देखते हैं कि कई जो महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, बच्चे होते हैं, लेंसेज भी लगाते हैं अपनी आंखों में, वो कितने सेफ हैं? कॉन्टैक्ट लेंस जो हैं उसमें समय का ध्यान रखा जाना चाहिए। एक तो आई सर्जन जो है उसी के निर्देश में, उसी के दिशा निर्देश में कॉन्टैक्ट लेंस लगाए जाने चाहिए। ये फैशन के तौर पर कॉन्टैक्ट लेंस कम से कम लगाने चाहिए। क्यों? कॉन्टैक्ट लेंस चाहे कितनी अच्छी गुणवत्ता का हो, पर जब आंख पर लग जाएगा कॉर्निया पर, तो कॉर्निया को खुली हवा नहीं मिल रही है। इसलिए ऑक्सीजन की वो मात्रा जो कॉन्टैक्ट लेंस न पहनने से, केवल चश्मा पहनने से मिल रही है, तो कॉन्टैक्ट लेंस से वो बाधित होती है। इसलिए अधिक से अधिक मेरी सलाह रहती है कि कॉन्टैक्ट लेंस आपने लगाया तो 4-6 घंटे लगाइए बस। और उसमें भी आप नियमित रूप से नेत्र परीक्षण अपना कराते रहें कि उस कॉन्टैक्ट लेंस के कारण से आपकी आंख में किसी प्रकार का कोई संक्रमण तो नहीं हो रहा है, या ऐसा तो नहीं है कि आंख में उसके जो लगातार घर्षण होता है कॉन्टैक्ट लेंस का और हमारे जो नेत्र हैं उनमें आपस में जो घर्षण होता है, उस घर्षण के कारण से कोई विकार तो उत्पन्न नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखना चाहिए। और अगर ये ध्यान रख रहे हैं तो 2-4 घंटे लगाने में फिर कोई नुकसान नहीं। डॉक्टर साहब, ये कॉन्टैक्ट लेंस जो कोई परचेज करता है तो कितने समय तक एक ही कॉन्टैक्ट लेंस जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस भी आजकल बहुत प्रकार के हैं जी। कुछ तो ऐसे आ गए हैं जो डेली वेयर वाले हैं जी, डिस्पोजेबल हैं। आपने आज लगाया और उतार कर उसको फेंक दिया। उसमें कॉस्ट की बात होती है, कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, महंगे पड़ जाते हैं, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। जो अफोर्ड कर सकता है उसको तो फिर यही लगाने चाहिए, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य संबंधी जो विकृतियां आने की संभावना है वो कम हो जाती है, विशेष रूप से संक्रमण की जहां तक बात है। कई बार क्या होता है कि क्रैक कॉन्टैक्ट लेंस है, वो जल्दीबाजी में लगा लिया हमने, रोज लगाए जा रहे हैं, उस क्रैक से फिर पता चला जख्म बन गया आंख के अंदर। तो ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। दूसरी चीज़, जो 1 महीने 3 महीने वाले या 1 वर्ष तक पहने जा सकते हैं, उनमें फिर सफाई बहुत अच्छी तरह करनी चाहिए, सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और पहनते पहनते धीरे धीरे लोगों को ऐसा अभ्यास हो जाता है कि कई बार मैंने देखा कि वो हाथ भी ढंग से नहीं धो रहे हैं, बस ऐसे ही लगाया, उसका सोल्यूशन का लगा लिया। या फिर इतना तक एक रोगी ऐसे भी आए जी कि बड़ा हास्यास्पद बात है ये, कि मैंने उनसे कहा कि ये जो कॉन्टैक्ट लेंस आप पहन रही हैं इसमें कभी थूक वगैरह मत लगाइएगा पहनने के लिए, कि आपने का सोल्यूशन नहीं है तो थूक लगा लें। कहने लगे कि मैं तो थूक लगा लेती हूँ डॉक्टर साहब।
बता भी दिया। तो बड़े आश्चर्यजनक तो बात डॉक्टर है साहब ये। यही तो एक बात है कि हमारे पास जानकारी का अभाव है, हमें ये नहीं पता। जैसे आपने भी एक बात कही कि वो बहुत समय से वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा रही होंगी, जानकारी का अभाव था कि वो थूक भी लगा दे रही थी। तो इतने ड्यूरेशन जब तक उन्होंने ये काम किया होगा तो उन्होंने उसकी आंख को कितना प्रभावित किया होगा। ये उनका सौभाग्य था कि आंख प्रभावित नहीं हुई। जी, पर जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा ना कि आंखों की जब कोई बीमारी होती है तो एकदम से पता नहीं चलता है, धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि जब, क्योंकि एकदम से आप ना तो परीक्षण करवाते हैं और छोटी मोटी ईचिंग हुई तो हमें यही कहता है अरे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक हो जाएगा, तो एकदम से तो आपको पता भी नहीं चल रहा है। तो यहाँ वही हम कहते हैं कि अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता यहाँ पे हो जाती है कि हम अवेयर रहें कि किस तरीके से हमें अपने कार्य को यहाँ पर करना है। डॉक्टर साहब एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है, जिस विषय पे यहाँ पर चर्चा करना बहुत आवश्यक हो जाता है बच्चों के संबंध में। आजकल जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, अगर वो खाना खाते हैं तो मोबाइल देख के खाना खाते हैं, अगर उनको खेलना तो उनको होता नहीं है तो वो फ़ोन में ही रहते हैं दिन भर, 2-3 घंटे। छुट्टी है तो मम्मा आज मुझे फ़ोन दे दीजिए। तो जो बच्चों में प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है फ़ोन देखने की, इससे जो उनकी आंखें हैं कितनी प्रभावित हो रही हैं? आपकी चिंता तो आंख को लेकर है, लेकिन मेरी चिंता उससे भी आगे है। मेरी चिंता ये है कि छोटे छोटे बच्चों में मस्तिष्क बहुत कोमल होता है जी, तो इसकी जो तरंगे हैं वो मस्तिष्क को भी प्रभावित कर रही हैं। और विशेष रूप से इसमें आप देखिए कि इसकी भी क्वालिटी होती है कि किसमें से कितनी तरंगे निकल रही हैं। ये जो सस्ते वाले मॉडल हैं ये ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं हमारे मस्तिष्क के स्वास्थ्य को और नेत्र के स्वास्थ्य को। जी, जो बहुत महंगे वाले हाईटेक वाले हैं वो कम प्रभावित करते हैं। तो बच्चों को तो मुझे लगता है कि मोबाइल ना ही दें, दूर रखें, क्योंकि बहुत बड़ा राक्षस है ये मोबाइल। केवल शारीरिक दृष्टि, अब मस्तिष्क की बात करूंगा तो केवल शारीरिक ही समझी जाएगी, लेकिन नहीं। आप देखिए बच्चों का व्यवहार आजकल बदल रहा है। बच्चे जो है बहुत जरा जरा सी बात में उत्तेजित हो जाते हैं, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, एग्रेशन बहुत ज़्यादा है बच्चों के अंदर। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये मोबाइल है। और स्वयं हम देखते हैं कि जब हम मोबाइल के लिए मना करते हैं, लोग हमारी बात मान जाते हैं, तो अभिभावक स्वयं आकर बताते हैं कि डॉक्टर साहब जब से हमने इसका मोबाइल बंद किया है तब से बच्चे का व्यवहार भी बदल गया है, अब बच्चा पहले से शांत है। तो ये भी तो चाहिए, शांति तो चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हैं किसी भी प्रोफेशन में, किसी व्यवसाय में, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें शांति चाहिए, आनंद चाहिए, ये दो चीज़ें चाहिए। और दोनों चीज़ें ही आज नए युग में हमसे छिन गई हैं। तो बच्चों के लिए मोबाइल 15 वर्ष की उम्र तक मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। बहुत पुरानी कहावत है कि आँख है तो जहान है, आँख नहीं है तो हमारा संसार नहीं है। आँखों का महत्व वो व्यक्ति जान सकता है जिसको हम दिव्यांग कहते हैं। उस व्यक्ति से पूछिए कि नेत्रों का क्या महत्व है। वो चलता है तो चल नहीं सकता, कोई रंग नहीं है उसके जीवन में, भावनाएं नहीं है, क्योंकि नेत्रों का संबंध हमारी भावनाओं से भी है। हम देखते भी हैं, महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियां हैं, लेकिन हमारे नेत्रों के माध्यम से हमारे भावनाएं भी व्यक्त होती हैं। देखिए बिहारी लाल जी ने बड़े सुंदर कहा, शब्दों में कहा है, कहत नटत रीझत, कहत नटत रीझत, खिलत मिलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सो बात। जी, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारी बातें ऐसी हो जो आप सिर्फ आंखों से कह देते हैं। केवल आंखों से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया। तो ये हमारे साथ डॉक्टर राजेश तिवारी जी थे, जो वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ हैं, और माध्यम से आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें नेत्र के संबंध में यहाँ पर मिली है। बिल्कुल सही बात है कि कुछ बातें हम सिर्फ अपनी आंखों से ही कह सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी आंखों की देखभाल रखें यहाँ पर और समय समय पर अपने नेत्रों का परीक्षण कराते रहें। नमस्कार।